हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। हम अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको बायोलॉजी बहुत ही सिंपल लैंग्वेज हिंदी में समझाते हैं। इस वाले वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं क्लास 10 साइंस के चैप्टर 6 की, जो कि है जैव प्रक्रम। इस वाले चैप्टर के लास्ट में जो अभ्यास क्वेश्चंस दिए होते हैं उनका हम सॉल्यूशन इस वीडियो में देखने वाले हैं। साथ ही साथ हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में पीडीएफ भी सेव किया हुआ है, जहां से आप उसको आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी कॉपी पर लिख सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं हम क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, तो इसका आंसर देख लेते हैं। जो इसका मेन आंसर है वो सी है, यानी उत्सर्जन। मनुष्य में मुख्य उत्सर्जी अंग के रूप में एक जोड़ी वृक्क, जिनको कि हम इंग्लिश में किडनी कहते हैं, ये पाए जाते हैं। ये थोड़े चपटे सेम के बीज के आकार के और गहरे भूरे रंग के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। पादप में जाइलम उत्तरदायी है, तो जाइलम क्या काम करता है पौधों में, उसका आंसर देख लेते हैं। आंसर इसका ए है। जो जाइलम का मेन काम है वो जल का वहन है, यानी जल को जड़ों से पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाना। आइए इसको थोड़ा रीड करते हैं। जाइलम की रचना बहुत महीन केशिकाओं जैसी होती है। केशिकाओं की ये विशेषता होती है कि इसमें पानी आसानी से ऊपर चढ़ने लगता है। पादपों में जल और खनिज लवण का वहन इन ऊतकों यानी जाइलम के द्वारा जड़ से अवशोषित होकर पौधों के विभिन्न भागों तक किया जाता है। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। इसमें क्या क्या आवश्यकताएं स्वपोषी पोषण के लिए चाहिए वो पूछा गया है क्वेश्चन में, और इसका आंसर है उपरोक्त सभी। यानी हमको कार्बन डाइऑक्साइड और जल दोनों की आवश्यकता है, क्लोरोफिल भी चाहिए और सूर्य का प्रकाश भी चाहिए। आइए इसको थोड़ा रीड कर लेते हैं। स्वपोषी पोषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल तथा सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। उपरोक्त सभी पदार्थों का प्रयोग कर हरे पेड़ पौधे, केवल हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसी कारण पेड़ पौधों को हम स्वपोषी और इंग्लिश में ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल ऊर्जा देता है, और यह क्रिया होती है तो ये कहाँ पर संपन्न होती है। ऑप्शन हमारे पास में 4 दिए हुए हैं, और इसका जो सही आंसर है वो है माइटोकॉन्ड्रिया, यानी बी आंसर ठीक है। कोशिकीय श्वसन की क्रेब्स चक्र अभिक्रिया में पाइरूवेट का विखंडन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा उत्पन्न होती है, और यह क्रिया कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया नामक कोशिकांग में संपन्न होती है। दोस्तों, ये माइटोकॉन्ड्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, और 1 नंबर में एक क्वेश्चन आता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस क्यों कहते हैं, या फिर कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। हमारे शरीर में वसा के पाचन कैसे होता है, यह प्रक्रम कहाँ पर होता है। इसका आंसर देखते हैं। हमारे शरीर में वसा का पाचन छोटी आंत, जिसको कि क्षुद्रांत और इंग्लिश में स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं, उसके अंदर होता है। जब वसा क्षुद्रांत में पहुंचता है उस समय यह बड़ी बड़ी गोलियों के रूप में होता है, जिससे इस पर एंजाइम का कार्य करना मुश्किल हो जाता है। ऐसी कंडीशन में यकृत द्वारा स्रावित पित्त रस में, जिसको कि इंग्लिश में बाइल जूस कहते हैं, पित्त लवणों द्वारा वसा को छोटी छोटी गोलियों में तोड़ दिया जाता है, जिससे एंजाइम की क्रियाशीलता बढ़ जाती है, और यह क्रिया कहलाती है इमल्सीकरण। इंग्लिश में इसको इमल्सिफिकेशन कहते हैं। जठर रस, अग्नाशयी रस और आंत्र रस में उपस्थित लाइपेज एंजाइम इस इमल्सीकृत वसा को वसी अम्ल तथा ग्लिसरॉल में तोड़ देता है, और इस प्रकार से वसा का पाचन हो जाता है। ये अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है। इसका आंसर देख लेते हैं हम। भोजन के पाचन में लार की भूमिका। तो सबसे पहला काम जो लार का होता है वो है
ग्रंथियों से स्रावित लार मुख गुहा को नम बनाए रखती है। अगला कार्य, भोजन को चिकना एवं मुलायम बनाती है। भोजन में उपस्थित मंड का आंशिक रूप से पाचन करती है। लार में उपस्थित एंजाइम टाइलिन, ये 1 नंबर में क्वेश्चन भी पूछा जाता है कभी कभी कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो नोट कर लीजिएगा इसको। टाइलिन एंजाइम है, इसका दूसरा नाम भी है जिसको हम सैलाइवरी एमाइलेज भी बोलते हैं। ये एंजाइम मंड का आंशिक रूप से पाचन करता है। लार मुंह व दांत को साफ रखती है। लार में उपस्थित लाइसोजाइम, ये भी एक अलग तरीके का एंजाइम है, ये दूसरा एंजाइम है जो लार के अंदर पाया जाता है। तो लाइसोजाइम भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को मार देता है। तो इस प्रकार से लार जो है बहुत अहम भूमिका निभाती है। हमें बात करने में भी लार जो है वो हेल्प करती है, तभी हम बात कर पाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन सी हैं और उसके उपोत्पाद क्या है, यानी बाई प्रोडक्ट्स क्या है। आंसर देख लेते हैं इसका। स्वयं के द्वारा बनाए गए भोजन से पोषक तत्वों की प्राप्ति स्वपोषी पोषण यानी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहलाता है। हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण, इंग्लिश में इसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं, की क्रिया द्वारा स्वयं के भोजन का संश्लेषण कर सकते हैं। स्वपोषी पोषण के लिए क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल एवं खनिज लवणों का होना आवश्यक है। किसी एक की भी अनुपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न नहीं होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन एक बाई प्रोडक्ट के रूप में पौधे के शरीर से बाहर निकलता है। दोस्तों, यही जीवनदायिनी ऑक्सीजन हम अपनी श्वसन क्रिया में इस्तेमाल करते हैं। तो इसीलिए पौधे हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि यदि एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी तो कोई भी जीव जंतु इस पृथ्वी पर जीवित नहीं रह पाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है? कुछ जीवों के नाम लिखिए जिनमें अवायवीय श्वसन होता है। इसका आंसर देख लेते हैं हम। डिफरेंस देखेंगे अभी हम वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में। पहला अंतर देख लेते हैं। हवा की उपस्थिति में होने वाला श्वसन वायवीय श्वसन कहलाता है, तो इसके लिए हवा आवश्यक है। हवा की अनुपस्थिति में होने वाला श्वसन अवायवीय श्वसन कहलाता है। दोस्तों, यहाँ जो हवा का तात्पर्य है वो ऑक्सीजन से है। एक्चुअली ऑक्सीजन जो है वो हवा में ही पाई जाती है। पॉइंट नंबर 2 देखते हैं। वायवीय श्वसन में अधिक ऊर्जा यानी तकरीबन 673 किलो कैलोरी ऊर्जा निकलती है, जबकि अवायवीय श्वसन में वायवीय श्वसन की तुलना में काफी कम ऊर्जा यानी 21 किलो कैलोरी ऊर्जा ही निकलती है। पॉइंट नंबर 3, वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण विघटन होता है, जबकि अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज का आंशिक विघटन होता है। पॉइंट नंबर 4, इस क्रिया में CO2 एवं H2O बनता है, जबकि अवायवीय श्वसन में अल्कोहल बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। नेक्स्ट पॉइंट, यह क्रिया कोशिका के जीव द्रव्य एवं माइटोकॉन्ड्रिया दोनों भागों में संपन्न होती है, जबकि अवायवीय श्वसन केवल जीव द्रव्य में पूर्ण होता है। पॉइंट नंबर 6, इस क्रिया में ग्लूकोज के एक अणु में 38 ATP अणु मुक्त होते हैं, जबकि अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज के एक अणु में 2 ATP अणु स्वतंत्र होते हैं। क्वेश्चन का जो आधा भाग है, कुछ जीवों के नाम लिखिए जिनमें अवायवीय श्वसन होता है। तो इसमें जो अवायवीय श्वसन देखने को मिलता है वो हमको ईस्ट, कुछ बैक्टीरिया आदि में अवायवीय श्वसन देखने को मिलता है। इसके अलावा जो हमारी मांसपेशियां मसल्स हैं उनमें भी कभी कभी अवायवीय श्वसन होने लगता है। इस प्रकार के श्वसन में बॉडी में लैक्टिक एसिड बनता है, जिसकी वजह से हमारी मांसपेशियां थक जाती हैं, उनमें दर्द होने लगता है। तो ऐसा कब होता है? जब आप ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, जब आप रेस्ट कर लेते हैं तो यही लैक्टिक एसिड खत्म हो जाता है और फिर से आपकी बॉडी रिलैक्स में आ जाती है, नॉर्मल हो जाती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। गैसों के अधिकतम विनिमय के लिए कूपिकाएं, इनको इंग्लिश में एल्वियोलाई बोलते हैं, किस प्रकार से अभिकल्पित है? ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका आंसर देख लेते हैं। मनुष्य में 2 फुफ्फुस यानी फेफड़े पाए जाते हैं, इनको इंग्लिश में लंग्स कहते हैं। ये फेफड़े संख्या में 2 होते हैं, दाएं एवं बाएं। फेफड़ों में प्रवेश करके प्रत्येक श्वसनी, जिसको कि इंग्लिश में ब्रोंकस कहते हैं, पतली शाखा में बढ़ जाती है। इन शाखाओं को श्वसनिकाएं यानी ब्रांचियोल्स कहते हैं।
राइट हैंड साइड में दिए गए डायग्राम को आप ध्यान से देखिएगा। ये मेन वाली जो है ये तो है श्वसनी यानी ब्रोंकस। ब्रोंकस आगे जाके दो भागों में बढ़ जाएगी। हम अगले पॉइंट में इसको समझते हैं। प्रत्येक श्वसनिका से श्वसन श्वसनिकाएं यानी रेस्पिरेटरी ब्रांचियोल्स नामक पतली शाखाएं उत्पन्न होती हैं। श्वसन श्वसनिकाएं और भी पतली शाखाओं में विभक्त हो जाती हैं जिन्हें कूपिका वाहिनी इंग्लिश में एल्वियोलर डक्ट कहते हैं। अंत में प्रत्येक कूपिका वाहिनी एक थैली नुमा रचना में खुलती है जिसे वायुकोश इंग्लिश में एयर सैक कहते हैं। वायुकोश अथवा कूपिकाएं ही वे स्थान है जहां पर गैसों का आदान प्रदान होता है। डायग्राम में आप देखिएगा ये जो श्वसन श्वसनिकाएं दे रखी हैं ये आगे जा कर के फिर से डिवाइड हो जाएंगी कूपिका वाहिनियों में, और प्रत्येक कूपिका वाहिनी के लास्ट में ये गुब्बारे जैसी संरचना दिखाई देगी जिसको हम वायुकोश कहेंगे, और वायुकोश को ही हम एल्वियोलाई या कूपिकाएं कहते हैं। आगे थोड़ा और रीड करते हैं इसको। कूपिकाओं के चारों ओर रुधिर केशिकाओं का घना जाल होता है। ये श्वसनी सतह का कार्य करती हैं, यानी ऐसी सतह जहाँ पर CO2 और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है। यदि मनुष्य के दोनों फेफड़ों में पाई जाने वाली कूपिकाओं की सतह को फैला दिया जाए तो ये लगभग 80 वर्ग मीटर क्षेत्र ढक लेती हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितनी पतली होती हैं। अगला पॉइंट, अतः फेफड़ों में उपस्थित कूपिकाएं गैसों के विनिमय के लिए विस्तृत स्थान उपलब्ध कराती हैं। जब हम श्वास अंदर लेते हैं हमारी पसलियां ऊपर उठती हैं और हमारा डायफ्राम चपटा हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप बच्च गुहिका बड़ी हो जाती है। इस कारण वायु फेफड़ों के अंदर चूस ली जाती है, यानी वो अंदर घुस जाती है और कूपिकाओं को भर देती है। रुधिर शेष शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड कूपिकाओं में छोड़ने के लिए लाता है तथा वायु से ऑक्सीजन लेकर शरीर के सभी भागों को पहुंचा देता है। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के क्या परिणाम हो सकते हैं, इसका आंसर देख लेते हैं। हीमोग्लोबिन मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाने वाला एक लौह युक्त धातु प्रोटीन यानी मेटल प्रोटीन है जो शरीर के सभी अंगों और कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य करता है। साथ ही साथ ये कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर के बाकी हिस्सों से फेफड़ों तक पहुंचाने का कार्य भी करता है। आइए देखते हैं शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के क्या परिणाम हो सकते हैं। पहला, ऑक्सीजन युक्त रक्त पर्याप्त मात्रा में सभी कोशिकाओं तक नहीं पहुंच पाएगा जिसके कारण हमारे शरीर में श्वसन अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगा और हमें आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त ऊर्जा प्राप्त नहीं होगी जिस कारण हमें थकान और कमजोरी रहने लगती है। सिर सीने के साथ ही पूरे शरीर में दर्द रहने लगेगा। त्वचा कमजोर तथा पीली होने लगती है। शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी से रक्त अल्पता जिसको इंग्लिश में एनीमिया रोग कहते हैं वो हो जाता है। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। मनुष्य में दोहरा परिसंचरण की व्याख्या कीजिए, यह क्यों आवश्यक है, इसका आंसर देख लेते हैं। मनुष्य में दोहरा रुधिर परिसंचरण पाया जाता है, अर्थात इनमें रुधिर अपने एक चक्र में 2 बार हृदय से होकर गुजरता है। इनमें हृदय 4 खंडों में बटा होता है, यानी मनुष्य के अंदर हृदय में जो है 4 चैम्बर पाए जाते हैं, 4 भाग पाए जाते हैं, 2 अलिंद और 2 निलय। बाएं भाग में शुद्ध व दाएं भाग में अशुद्ध रुधिर होता है। हृदय का दायां व बायां भाग ऑक्सीजनित यानी O2 युक्त व द्विऑक्सीजनित यानी O2 रहित रुधिर को मिलने से रोकने में सहायता करता है। इस तरह का विभाजन शरीर को उच्च दक्षता पूर्ण ऑक्सीजन की पूर्ति करता है। चूंकि मानव शरीर को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अतः दोहरे परिसंचरण के कारण अधिक मात्रा में ऑक्सीजन कोशिकाओं में पहुंचता है जिससे वायवीय श्वसन होता है तथा ग्लूकोज का पूर्ण विघटन होता है और अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। इस कारण मानव के लिए दोहरा परिसंचरण तंत्र यानी डबल ब्लड वेस्कुलर सिस्टम आवश्यक होता है। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। जाइलम तथा फ्लोएम में पदार्थों के वहन में क्या अंतर है, आंसर देख लेते हैं इसका। जाइलम और फ्लोएम में डिफरेंस देख लेते हैं, उसके वहन में क्या अंतर है। सबसे पहले जाइलम को रीड करते हैं। जाइलम पादपों में जल का परिवहन जड़ से लेकर के पादप के अन्य भागों तक करता है। तो इसका जो मेन काम है वो है वाटर कंडक्शन, जल का कंडक्शन करना, जबकि
फ्लोएम पत्तियों जहाँ पर उस पादप द्वारा भोजन का संश्लेषण किया जाता है वहाँ से पोषक तत्वों का परिवहन पौधे के अन्य भागों तक करता है। अगला पॉइंट देखते हैं। जाइलम में परिवहन एक ही ओर अर्थात केवल नीचे से यानी जड़ों से ऊपर की ओर होता है, जबकि यदि हम फ्लोएम को देखते हैं तो फ्लोएम के द्वारा पादपों में पोषक तत्वों का परिवहन आवश्यकता के अनुसार दोनों दिशाओं में हो सकता है। अगला पॉइंट, जाइलम में पदार्थों का वहन सरल भौतिक दबावों की सहायता से होता है, जबकि फ्लोएम में भोजन का जो वहन है वो एटीपी से प्राप्त ऊर्जा के द्वारा होता है। तो ये डिफरेंस है उनके वहन में दोनों में, यानी जाइलम और फ्लोएम में। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। फुफ्फुस में कूपिकाओं की तथा वृक्क में वृक्काणु यानी नेफ्रॉन की रचना तथा क्रियाविधि की तुलना कीजिए। सबसे पहले हम इनकी रचना में अंतर देखते हैं, कूपिकाओं की और वृक्काणु की। पहला अंतर देखते हैं, ये फुफ्फुस में पाई जाती है, यानी कूपिकाएं जो है हमको लंग्स में देखने को मिलेंगी, जबकि वृक्काणु जो है वो किडनी के अंदर देखने को मिलते हैं। कूपिकाओं में अगला अंतर देखते हैं, केवल एक नलिका द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है, जबकि वृक्काणु में अशुद्ध रक्त एक नलिका द्वारा जाता है तथा बाह्य पदार्थ दूसरी नलिका द्वारा मूत्र के रूप में मूत्राशय में पहुंचते हैं, अर्थात दो प्रकार की नलिकाओं से जुड़ी रहती हैं। अगला डिफरेंस, गोल गुब्बारे जैसी आकृति कूपिकाएं यानी एल्ब्यूलाई कहलाते हैं। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में इसको अध्ययन किया था। गोल गुब्बारे जैसी आकृति बोमोन संपुट कहलाती है। अगला अंतर हम देखते हैं क्रियाविधि में। पहला पॉइंट, रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड को अलग करना, ये इसका कार्य है, जबकि वृक्काणु का कार्य जो है वो रक्त से नाइट्रोजन युक्त बाह्य पदार्थों को अलग करना है। अगला पॉइंट, रक्त से नाइट्रोजन युक्त बाह्य पदार्थों को छनन द्वारा अलग किया जाता है। अगला पॉइंट, रक्त से बाह्य पदार्थ यानी कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन गैस के रूप में किया जाता है, जबकि वृक्काणु के द्वारा रक्त से नाइट्रोजन युक्त बाह्य पदार्थों का छनन तरल रूप में किया जाता है, जिसे हम टॉयलेट के रूप में बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। तो इस प्रकार से हमने इस वीडियो में चैप्टर 6 के अभ्यास प्रश्नों का अध्ययन किया। मैं आशा करता हूं कि आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर ठीक से मिल गए होंगे और इस वीडियो में दी गई PDF के द्वारा भी आप अपने पास उनका रिकॉर्ड रख सकते हैं। साथ ही मैं रिक्वेस्ट करूंगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। थैंक यू।